हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, यानी कि रेस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र, श्वसन क्या है? श्वसन, हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सांस लेने की और सांस छोड़ने की इसी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। आज हम लोग पूरे श्वसन तंत्र के बारे में समझेंगे कि मतलब ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, किसके द्वारा होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, मतलब A to Z हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि श्वसन तंत्र क्या है। सबसे पहले श्वसन तंत्र यानी कि जो श्वसन है ये एक ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑक्सीकरण क्या होता है? जो क्रिया ऑक्सीजन के बगैर ना हो। तो जो श्वसन है हमारा वो ऑक्सीजन के बगैर तो नहीं होगा। श्वसन हम सांस लेंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होगी। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो श्वसन कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक, तो ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो उसे हम लोग ऑक्सीकरण क्रिया के नाम से जानते हैं। तो श्वसन जो है वो एक ऑक्सीकरण क्रिया है। ऊर्जा तथा ऊष्मा लिखा हुआ है। ऊर्जा तथा ऊष्मा से क्या संबंध है श्वसन का? जब तक हमारे जीवन में या हमारे शरीर में ये श्वसन प्रक्रिया चलती रहेगी, हम सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। क्योंकि हमारे शरीर को जो ये एनर्जी, जो ताकत, जो ऊर्जा ये मिल रही है, ये कहीं ना कहीं श्वसन के द्वारा भी मिल रही है। उसमें श्वसन का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? हम खाना खाते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, खाने से निकला हुआ प्रोटीन, विटामिन, जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं, खनिज, वो सारी चीज़ें हमारे ब्लड में कब मिल रही हैं? उससे एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? तो जब हम खाना खाते हैं वो ब्लड के द्वारा जब कोशिकाओं तक जाता है तो हमें डायरेक्ट एनर्जी अकेले खाना नहीं दे सकता। उसके साथ साथ ऑक्सीजन का होना यानी कि श्वसन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक श्वसन होगा, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो खाने के जो टुकड़े हैं यानी कि जो प्रोटीन, जो विटामिन, जो वसा हमें मिली हुई है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऊर्जा का निर्माण करता है। वहाँ पर ग्लूकोज बनता है, तब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक, तो ऊर्जा में यानी कि हमारे शरीर को ताकत मिलने में बहुत बड़ा योगदान होता है श्वसन का यानी कि ऑक्सीजन का। ठीक, अगला है ऊष्मा। जब तक हमारे शरीर में सांस चलती रहेगी यानी कि हम सांस लेते रहेंगे, तब तक हमारे शरीर में ऊष्मा बनी रहेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब व्यक्ति मर जाता है तो धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो जीवित होता है तो वो श्वसन कर रहा होता है और लगातार उसके शरीर में ऊष्मा बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वो मर जाता है, हमारे शरीर में दो प्रक्रिया, जब तक हमारा रुधिर दौड़ता रहेगा, पूरे शरीर में हार्ट पंप करता रहेगा, रुधिर बहता रहेगा, तो हमारे शरीर में लगातार ऊर्जा, ऊष्मा बनी रहेगी। जब तक रुधिर पंप करता रहेगा और जब तक हम सांस लेते रहेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा, ऊष्मा बनी रहेगी। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो ना ही हमारे शरीर में रुधिर पंप करता है और ना ही हम सांस ले रहे होते हैं। दोनों क्रिया बंद हो जाती है। जब दोनों क्रिया बंद हो जाती है तो फिर हमारे शरीर जो है धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। अचानक आप लोग कभी ऐसा टीवी सीरियल में वगैरह देखे होंगे कि किसी व्यक्ति का शरीर कोई मर जाता तो देखते हैं ना कि लाश यदि गर्म रहती है थोड़ा, तो कहते हैं शायद अभी अभी मरा होगा, लाश अभी भी गर्म है, होता है ना। लेकिन ठंडी पड़ जाती है तो हो सकता है कि मरने का कुछ समय हो गया हो, इसीलिए ठंडी पड़ गई है बॉडी। ठीक, तो जब तक हमारे शरीर में श्वसन होता रहेगा और खून जो है शरीर में दौड़ता रहेगा, तब तक हमारे शरीर में ऊष्मा लगातार बनी रहेगी और हमारे शरीर को ऊर्जा, ताकत मिलने में भी श्वसन का बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी कि श्वसन के कारण ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिल पाती है और श्वसन जो है एक ऑक्सीकरण क्रिया है। इतना याद रखिएगा। आगे है श्वसन अंग। श्वसन अंग क्या है? यानी कि हम जो श्वसन कर रहे हैं वो किस अंग से कर रहे हैं? हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। हाथ भी एक अंग है, नाक भी एक अंग है, आँख भी अंग है, ज़बान भी एक अंग है। मतलब तो हमारे शरीर में दिल, फेफड़ा, लीवर और किडनी, ऐसे बहुत सारे अंग हैं जिसका अपना अपना सबका अलग अलग काम है। ठीक, लेकिन हम जो श्वसन कर रहे हैं वो किस अंग से कर रहे हैं ये भी तो ज़रूरी है जानना कि इतने सारे अंग हैं, इन सभी में श्वसन किस अंग से हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि हम नाक से सांस ले रहे हैं?
लेकिन यदि नाक को बंद कर दिया जाए तो मुंह से हम ले लें, क्या कोई दिक्कत? मर जाएंगे तुरंत? नहीं होता, मुंह से सांस ले लेते हैं। तो ऐसा क्या है कि जिससे हम सांस ले रहे हैं वाकई में? जो हमारा श्वसन अंग है, कौन है? हमारा श्वसन अंग न नाक है न मुंह है, क्योंकि ये दोनों बस एक मार्ग है। नाक से भी हम सांस अंदर ले सकते हैं और मुंह से भी ले सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं, क्योंकि नाक भी एक रास्ता है, मुंह भी एक रास्ता है। लेकिन जो मेन हमारा श्वसन अंग है वो है फेफड़ा। जो हम सांस खींच रहे हैं, इस तरीके से सांस खींचते हैं तो हमारा फेफड़ा जो है वो खींच रहा है, ना कि नाक या मुंह। जब हम सांस छोड़ते हैं, ऐसे सांस को बाहर छोड़ दिए, तो ये हमारा फेफड़ा सांस को फेंक रहा है, ना कि नाक या मुंह। ये तो बस एक मार्ग है जो कि बाहर निकालने का कार्य कर रहा है। ठीक, तो जो हमारा मेन श्वसन अंग है वो फेफड़ा है, ना कि नाक या मुंह। ठीक, तो हम सभी लिखा हुआ स्तनधारी में फेफड़ा। हम लोग क्या है? स्तनधारी हैं। स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो वो स्तनधारी है। अब आप सोचेंगे कि मान लो औरतें तो स्तनधारी हैं, क्या आदमी भी, मर्द भी स्तनधारी हैं? वो तो बच्चों को दूध नहीं पिलाते। इस हिसाब से देखें तो औरतें तो स्तनधारी हैं, क्या मर्द भी स्तनधारी है? क्या आदमी भी स्तनधारी है? तो हाँ, वो भी स्तनधारी हैं। आप सोचेंगे वो तो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते, फिर वो क्यों? औरतों के समान ही पुरुषों में भी स्तन होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो एक लड़की हो या लड़का हो, दोनों में स्तन बिल्कुल समान होते हैं। हाँ, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनमें हार्मोन के कारण स्तन जो है उनका विकास होने लगता है। वक्त के साथ साथ ये एक मैच्योरिटी है। पुरुषों में वो नहीं पाई जाती ग्रंथियाँ, जो उसका विकास नहीं हो पाता। ठीक, लेकिन स्तन तो होता दोनों में है। बस फर्क इतना है कि औरतों में धीरे धीरे बाद में विकास हो जाता है, लेकिन पुरुषों में नहीं होता। तो है तो दोनों में ही। तो पुरुष भी स्तनधारी है और महिला भी स्तनधारी है, यानी कि इस धरती पे जितने भी स्तनधारी जीव हैं सब में फेफड़ा ही है सांस लेने के लिए श्वसन अंग, यानी कि फेफड़े द्वारा ही सांस लेते हैं सभी स्तनधारी। वो कोई भी बकरी भी हो सकती है, वो कुत्ता भी हो सकता है, मतलब वो कई भी गाय भैंस जितने भी जानवर हैं स्तनधारी जो भी, उन सब में फेफड़ा ही श्वसन अंग होता है। ठीक, अगला है कीट श्वास नली। कीट जो है वो श्वास नली के द्वारा सांस लेते हैं। ये जिसे हम लोग फेफड़ा से लेते हैं ना, मतलब हम लोगों के जो नाक है ये रास्ता है, फेफड़े से सांस लेते हैं। लेकिन कीट क्या करते हैं, ये जो नाक और फेफड़े के बीच में जो रास्ता है, जो नली है, नली यहाँ पर होती है श्वास नली। ये देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये है श्वास नली, ये वाली नली। ठीक, ये श्वास नली द्वारा फेफड़े डायरेक्ट यहीं से सांस लेते हैं। ठीक है, उनके पास श्वास नली होती है। अगला है जलीय जीव क्लोम। मछली, आपने सुना होगा मछली जो है गिल्स यानी गलफड़े से सांस लेते हैं। तो जो गलफड़ा है वो उर्दू शब्द है और गिल्स इंग्लिश में उसे कहते हैं, क्लोम उसका हिंदी शब्द है। ठीक, तो जो मछलियाँ होती हैं वो गिल्स यानी गलफड़े से सांस लेती हैं। ठीक, तो जलीय जीव जो है वो क्लोम द्वारा सांस लेते हैं। मेढक, आपने सुना होगा मेढक उभयचर होता है, मतलब वो भूमि पे भी रह लेता है और वो पानी के अंदर भी रह लेता है, इसीलिए मेढक को उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन। तो मेढक जो है वो फेफड़े से भी सांस लेता है जब वो भूमि पे होता है, यानी कि हमारी तरह जब वो स्थल पे रहता है, पृथ्वी पे रहता है, तो वो तो सांस ले रहा होता है फेफड़े से। लेकिन जब वो पानी में चला जाता है तब वो लेता है मछलियों की तरह क्लोम से सांस। ठीक, इसीलिए मेढक को उभयचर कहा जाता है, क्योंकि वो हमारी तरह स्थल पे भी रह लेता है, साथ साथ जलीय जीव की तरह जल में भी रह लेता है। वो जलीय और स्थलीय दोनों का प्राणी है मेढक, तो इसीलिए मेढक को एम्फीबियन यानी कि उभयचर कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, अक्सर पूछता है कि उभयचर कौन है, ऑप्शन में दिया रहता है, तो मेढक जो है वो उभयचर है। तो मेढक जो है वो भूमि पर फेफड़े से सांस लेगा और जब वो जल में जाएगा तो वो क्लोम यानी कि गिल्स से सांस लेगा। ठीक, अगला है श्वासोच्छ्वास। निःश्वसन और निःश्वसन। पहले श्वासोच्छ्वास क्या है? सांस लेना, जैसे सांस लिया, सांस छोड़ना, हवा बाहर निकाल दिया, अंदर लिया बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन लिया कार्बन डाइऑक्साइड फेंक दिया। ये तो करते हैं सांस लेते हैं, और क्या होता है?
ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड फेंक दिया, ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड फेंक दिया। यही प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। समझ में आया? श्वासोच्छ्वास क्या है? ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना, यही प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। इसमें है दो निःश्वसन और निःश्वसन। ये देखो, जहाँ बिंदी है वो नी पढ़ा जाएगा और जहाँ बिंदी नहीं है वो नी है। तो नी, अंदर की हवा गई, इसका मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना, इसे कहते हैं निःश्वसन। और नी, हवा बाहर निकल रही है। जब मुंह से निह बोलिए आप, जब निह बोलेंगे तो मुंह से हवा बाहर निकलती है। इसका मतलब जब मुंह से हवा बाहर निकल रही है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहे हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकेंगे, यही प्रक्रिया निःश्वसन कहलाती है। श्वासोच्छ देखो, ये जो निःश्वसन है, नी मतलब सांस अंदर ले लिए जब नी बोले, तो इसका मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना क्या कहलाता है? निःश्वसन। और निह जब बोलेंगे, निह हवा बाहर निकल रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना क्या कहलाता है? निःश्वसन। समझ में आया? ऑक्सीजन अंदर ले लिए, निःश्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिए, निःश्वसन। इन दोनों को मिला करके श्वासोच्छ्वास बन जाता है। समझ में आया इतना? श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वासोच्छ्वास का मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अब ऑक्सीजन को अंदर लेंगे तो उसे निःश्वसन कहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे तो उसे निःश्वसन कहेंगे। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक? इन दोनों को मिलाएंगे तो हम श्वासोच्छ्वास कहेंगे। ये हो गई प्रक्रिया श्वसन की। श्वसन क्या है आपने जान लिया, ये एक ऑक्सीकरण क्रिया है। जब तक सांस लेंगे ऊर्जा हमें मिलती रहेगी, साथ ही ऊष्मा भी हमारे शरीर में बनी रहेगी, ठीक? श्वसन अंग कौन कौन से हैं? स्तनधारी में, कीट वगैरह में और जलीय जीव, मेढक, फेफड़े में श्वासोच्छ्वास, यहाँ तक आपने जान लिया। आगे है श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या है? मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हवा कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, उसको कहाँ कहाँ से रास्ता मिल रहा है, वही है श्वसन मार्ग। मतलब हम सांस ले लिए, अब ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ कहाँ से गुजरेगी, वो जो रास्ता है उसी रास्ते को कहा जाता है श्वसन मार्ग, ठीक? तो जो श्वसन मार्ग है वो नासा छिद्र, नासा छिद्र मतलब नाक के जो दो छिद्र हैं इसी को कहते हैं नासा छिद्र, ठीक? तो नासा छिद्र से सबसे पहले जाएगी, उसके बाद है नासा कपाट। ये देखिए, नाक के जो छिद्र है इसके थोड़ा सा ऊपर ये वाला होता है अब नासा कपाट। यहाँ पर अक्सर जब कभी चोट लग जाती है बहुत तेज़ी से चोट लगती है, ठीक? तो जो ये वाला एरिया है इसे कहते हैं नासा कपाट। यहाँ पर देखेंगे आप कि हमेशा यहाँ पर चिपचिपा रहता है, म्यूकस होता है, ठीक? जो नासा छिद्र के पीछे वाला एरिया होता है नासा कपाट, यहाँ पर एक लिक्विड पाया जाता है। सर्दी हुई हो या ना हुई हो, जुकाम हुआ हो या ना हुआ हो, यहाँ पर हमेशा चिपचिपा पदार्थ रहता है, गीलापन रहता है, तो वो होता है म्यूकस, ठीक है? तो जो है ये नासा छिद्र है, नासा छिद्र से हवा जाएगी फिर नासा कपाट तक पहुंचेगी। श्वसन मार्ग बता रहे हैं, मतलब कैसे कैसे फेफड़े तक पहुंचती है, आपको वही रास्ता पता चलेगा। तो सबसे पहले तो दो नाक के जो छिद्र हैं या छेद है उससे जाएगी, नासा कपाट तक पहुंचेगी। उसके बाद गिरसनी, गिरसनी देखो ये वाला एरिया जहाँ पर मुंह से खाना खाएंगे तब भी यहाँ आएगा, हवा लेंगे वो भी यहीं आएगी। यानी कि एक ऐसा रास्ता जहाँ पर खाना भी आता हो, हवा भी आती हो, उसे कहते हैं गिरसनी। गिरसनी वो जगह है जहाँ खाना भी आता है, हवा भी आता है। कभी कभी देखिए आप लोगों को छिछली वगैरह जब चढ़ जाती है तो क्या होता है, खाना खाते हैं और निकल जाता है नाक से, ऐसा होता है ना, खाना खा रहे हैं, चावल वावल खाते हैं, वो दाना जो है वो नाक से बाहर हो जाता है। तो इसका मतलब कहीं तो दोनों रास्ता मिला होगा, तभी तो जो नाक का दाना है जो खाने का दाना है वो नाक के द्वारा बाहर निकला। रास्ता तो मिल रहा होगा अंदर कहीं ना कहीं, है ना? तो जो रास्ता मिलने का स्थान है जहाँ से वो मुख में डाले थे नाक से निकल गया, तो वो जो मिलता है वो गिरसनी होती है। गिरसनी वाले एरिया जो है यहाँ पे होता है जहाँ पर खाना भी जाता है और हवा भी जाती है। तो अभी तो नासा छिद्र में था, नासा छिद्र से हवा नासा कपाट तक पहुँची, नासा कपाट से गिरसनी तक आ गई। अब गिरसनी के बाद जाएगी स्वर तंत्र में। ये देखिए लिखा हुआ है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र क्या है? गिरसनी तक पहुंच गए, गिरसनी के आगे ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पर होता है स्वर तंत्र। अभी इसको हल्का सा दबा दीजिए। अभी देखिए मान लिया हल्का सा दबाएं, आवाज़ में फ़र्क आ जाता है। क्यों? यहाँ से हमारी आवाज़ निकल रही होती है, तो ये स्वर तंत्र है। इसको ऐसे दबाएंगे, देखिए आवाज़ में हल्का सा फ़र्क हो रहा होता है, ठीक? तो ये वाला जो एरिया होता है ये स्वर तंत्र होता है, ठीक?
तो उसके बाद गिरसने के बाद पहुंचेगी स्वर तंत्र में, उसके बाद जाएगी ट्रेकिया में। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए ना, नासा छिद्र तक गए, नासा कपाट, गिरसनी, स्वरतंत्र। अब आएगी ट्रेकिया में वायु, जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन का मार्ग बता रहा है। श्वसन मार्ग मतलब ऑक्सीजन का मार्ग, ऑक्सीजन के जाने का मार्ग है ना। तो अब आएगा ट्रेकिया में। ट्रेकिया क्या है? जब इसी को और नीचे आ जाएंगे, मतलब फेफड़े तक, यही नली फेफड़े तक ट्रेकिया। देखिए हम आपको ट्रेकिया दिखा दिए हैं। यहाँ पे कहीं नासा छिद्र होगा, ठीक, मान लीजिए आगे नाक बना दे दी तो नासा छिद्र, नासा छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से यहाँ गिरसनी, गिरसनी से नीचे थोड़ा सा स्वरतंत्र। अब उसके बाद ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये इतना, ये है स्वरतंत्र। ये इतना क्या है? ये इतना क्या है? ट्रेकिया। स्वरतंत्र तो यहाँ है, ये इतना क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया, ठीक। ये वाला ट्रेकिया जब ऑक्सीजन को लेकर के नीचे आता है तो ये ट्रेकिया कहलाता है। जब यही ट्रेकिया दोनों फेफड़ों में दो भागों में बढ़ जाता है, ऊपर से आया तो ट्रेकिया कहलाएगा, लेकिन यही ट्रेकिया जब दोनों फेफड़ों में जाने के लिए दो भागों में बढ़ जाता है तो उसी ट्रेकिया को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? यानी कि ये वाला जो भाग है ये क्या है? ब्रोंकाई, ठीक। यही ट्रेकिया, एक सिंगल है तो ट्रेकिया, दो भागों में बढ़ जाए तो ब्रोंकाई, ठीक। इधर से आ रहा है, सिंगल है तो ट्रेकिया, दो भागों में बढ़ जाए तो ब्रोंकाई, ठीक। ये हो गया। यही ब्रोंकाई जब फेफड़े के अंदर जाकर दो से अधिक भागों में, देखिए कई सारे भागों में बढ़ गए नहीं ब्रोंकाई, अभी जो ब्रोंकाई था वो कई सारे भागों में बढ़ गया। बहुत सारा होता है, मतलब हमने 3-4 दिखाया, बहुत पूरे फेफड़े में बहुत अधिक होता है, ठीक। सिंगल है तो ट्रेकिया, दो भागों में बढ़ गया तो ब्रोंकाई। जब दो से अधिक भागों में, फेफड़ों में ये अधिक भागों में बढ़ जाए तो कहेंगे ब्रोंकियोलेस। ये लिखा हुआ है, सिंगल है तो ये वाला ट्रेकिया, दो भागों में बढ़ गया तो ब्रोंकाई, दो से अधिक भागों में बढ़ जाए तो ब्रोंकियोलेस। ये वाला है ब्रोंकियोलेस, ठीक। उसके बाद है एल्विलाई। ये देखिए ब्रोंकियोलेस है ना, ब्रोंकियोलेस के ऊपर आप देखेंगे ये अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना, इसी में ऑक्सीजन आकर के पड़ी रहती है, मतलब खून में जाने से पहले ऑक्सीजन यहाँ तक आती है। ये वाला, ये जो अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना आपको दिख रही है, इसी को कहते हैं एल्वियोलाई। इसी को क्या कहते हैं? एल्वियोलाई, ठीक। अगला है डायाफ्राम। क्या लिखा हुआ है? डायाफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो हम अंदर की ओर सांस लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो हमारे फेफड़े में उतना ताकत नहीं है कि हमारा फेफड़ा सांस ले और सांस को बाहर छोड़े। उसकी हेल्प करता है डायाफ्राम। हमारे फेफड़े के जस्ट नीचे ये पाया जाता है, ठीक। जब फेफड़ा सांस ले रहा होता है, ऑक्सीजन को अंदर लिया, अब उसे सांस बाहर छोड़ना है, तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद अकेले ही बाहर फेंके, तो वो डायाफ्राम की हेल्प लेता है। जैसे ही हम सांस अंदर लेंगे, डायाफ्राम जो है, जैसे मान लीजिए ऐसे डायाफ्राम है, ठीक, ऐसे अभी तो ऊपर की ओर फूला हुआ है, मतलब फेफड़ा जो है ऊपर की ओर चपटा होगा। अब देखिए जब फेफड़ा चपटा है, इसका मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होगी और वो हम उसको बाहर फेंक देंगे। लेकिन जैसे जब फेफड़े को अंदर सांस लेना होता है तो यही डायाफ्राम ऐसे नीचे चला जाता है, ठीक। यही डायाफ्राम जो अभी ऐसे था वो अब नीचे चला गया। जब ये डायाफ्राम नीचे चला जाता है तो फेफड़ा फूल जाता है और हम सांस भर लेते हैं। तो फेफड़े के सांस लेने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है डायाफ्राम का। जब हम सांस ले रहे होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ये डायाफ्राम, जब फेफड़ा हमारा फूलेगा तो डायाफ्राम नीचे चला जाएगा, यानी कि फेफड़े को स्थान मिल जाएगा। डायाफ्राम जब नीचे जाएगा तो फेफड़े को जगह मिल जाएगी और वो फैल जाएगा। जब उसे फेफड़े को बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना होगा तो डायाफ्राम उसको ढकेलेगा, और डायाफ्राम जब ढकेलेगा तो डायाफ्राम ऊपर की ओर आएगा और फेफड़ा जो है थोड़ा सा पिचक जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देगा, ठीक। तो सांस लेने और सांस छोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान डायाफ्राम का होता है। यदि डायाफ्राम ना हो तो फेफड़ा अकेले कार्य नहीं कर सकता, ठीक। ये हो गया। अगला है, देखिए अभी एल्विलाई तक पहुंचा था ना,
ये जो अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना, यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंची, श्वसन मार्ग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नासा छिद्र में ऑक्सीजन गई, नासा छिद्र से नासा कपाट पर गई, नासा कपाट से गिरस्नी तक गई, गिरस्नी से स्वरतंत्र तक गई, स्वरतंत्र से ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया 2 भागों में बढ़ गई फेफड़ों में जाने के लिए तो ब्रोंकाई तक गई, ब्रोंकाई जब फेफड़ों में और अधिक भागों में बढ़ जाता है तो ब्रोंकियोलेस तक गई, और जब ब्रोंकियोलेस में अंगूर जैसे गुच्छे समान संरचना होती है तो उसे हम एल्विलाई कहते हैं। हो गया, फिर से रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, उसके बाद गिरस्नी, उसके बाद स्वरतंत्र, उसके बाद ट्रैकिया, 2 भागों में बढ़ गए तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई 2 से अधिक भागों में बढ़ जाए तो ब्रोंकियोलेस, अंगूर जैसे गुच्छे संरचना एल्विलाई। समझ में आ गया इतना? आगे एल्विलाई के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाती है? अब एल्वियोलाई के पास आएगा ब्लड। कौन आएगा? ब्लड, यानी कि खून आएगा एल्वियोलाई के पास। अब खून आया तो खून में होती है हीमोग्लोबिन। आप सबको पता होगा खून में होती है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ही खून लाल होता है। ठीक, खून में होती है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करती है? अपने साथ ऑक्सीजन को ले लेती है। मान लीजिए ये हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन है, ये अपने साथ ऑक्सीजन को ले लेगी, ले करके चली जाएगी पूरे शरीर में। हीमोग्लोबिन हर जगह जाती है, खून दौड़ता रहता है, पूरे शरीर में जाता रहता है। ये अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर के चली जाएगी, सभी कोशिकाओं में बांट देगी। लो 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 ऑक्सीजन लो, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है क्योंकि सभी कोशिकाओं को ऊर्जा बनानी है। ऊर्जा मतलब ताकत। अभी बताएं, ऊर्जा बनती है हमारे शरीर में ऑक्सीजन के द्वारा भी, क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया है ना। तो जो हमारे शरीर में यही ही जो ब्लड है, ब्लड में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है, यही फेफड़े से ऑक्सीजन को लेता है। अब जब ब्लड पूरे शरीर में जाता है तो जाते हुए रास्ते में सभी कोशिकाओं को देता हुआ जाता है, लो तुम भी ऑक्सीजन लो, लो तुम भी ऑक्सीजन लो, क्योंकि सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब लौट रहा होता है तो सबसे कार्बन डाइऑक्साइड मांग लेता है, मतलब मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ तो बदले में मुझे दो। देगा क्या? ऑक्सीजन, और लेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन दे देगा सबको, लो 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 ऑक्सीजन बांट देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड आते हुए सबसे मांग लेगा, लाओ 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 सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड मुझे दो, मैं लाई जा करके वापस दे दूं फेफड़े को, फेफड़ा नाक से बाहर निकाल दे। ठीक, तो आया ब्लड, ब्लड आया, उसके पास है हीमोग्लोबिन, ये अपने साथ जो है ऑक्सीजन को ले लेगा, चिपका लेगा, उसके बाद ले जा करके पूरे शरीर के सभी कोशिकाओं तक बांट देगा। फिर आते हुए उन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड मांग लाएगा और फेफड़े को ला करके वापस एल्विलाई को दे देगा। एल्विलाई जो है बाद में जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो फेंक देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये समझ में आ गया? ठीक, तो ब्लड से कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। अब देखिए हमारे ऑक्सीजन को जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गया। मार्ग क्या क्या रहा? सबसे पहले नासा छिद्र, नासा छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से गिरस्नी, गिरस्नी से स्वरतंत्र, स्वरतंत्र से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जब और ट्रैकिया 2 भागों में बढ़ जाए तो ब्रोंकाई, और वही ब्रोंकाई 2 से अधिक भागों में यानी कि फेफड़े में कई भागों में बढ़ जाती है तो ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकियोलेस के ऊपर पाया जाने वाला अंगूर समान गुच्छा जो है वो एल्विलाई। एल्विलाई से जो है एल्विलाई के पास आता है ब्लड, उसके पास होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो अपने साथ ऑक्सीजन को ले लेता है और जा करके पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं को बांट देता है। कोशिकाएं क्या करेंगी? कोशिकाओं में होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जो आप कोशिकाओं को पढ़ा रहे थे उसमें बता दिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है ऊर्जा बनाना, तो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑक्सीजन को लेकर के ऊर्जा बना लेगी। हो गया ना? अब ऑक्सीजन का काम ही था शरीर की कोशिकाओं तक पहुँच जाना, वो वहाँ तक पहुँच गया। ये है हमारे श्वसन तंत्र का श्वसन मार्ग। आगे देखते हैं, ये श्वसन मार्ग तक पहुंच गया। ठीक, ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के लिए जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ला करके फेंक देगी। इसमें यहाँ पर CO भी लिखा हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर आग जलती है, धुआं होता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोना, मतलब गाड़ी है जो हीमोग्लोबिन है, समझिए कि वो गाड़ी है, ऑक्सीजन को ढो रही है, ला रही है, ले जा रही है, ला रही है, ले जा रही है, होता है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है ये आधी पागल है, मतलब इसको तो ऑक्सीजन अच्छा लगता है तभी तो आती है, ऑक्सीजन को लेके जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको वापस ला करके फेंक देती है। लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा अच्छा लगता है इसको कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे ही आप किसी धुएं वाले स्थान पे जाएंगे, ये पगली हीमोग्लोबिन क्या करेगी? ऑक्सीजन को छोड़ करके जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगी, कार्बन मोनोऑक्साइड लेने लगेगी। ऑक्सीजन तो ले जा रही थी, लेकिन जब इसके पास तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं था तो ये ऑक्सीजन ले जा रही थी, क्योंकि इसका काम ही है ऑक्सीजन को ढोना, शरीर में ऊर्जा बनाना है।
जैसे ही आप किसी धुएं वाले स्थान पे जाएंगे, ये पगली क्या करेगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कहेगी हट, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। इससे ज़्यादा, ऑक्सीजन से ज़्यादा अच्छा इसको लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को किनारे करके कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेगी और ले जाकर सभी कोशिकाओं में धुआं बांट देगी कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे कहेगी लो कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये मिल गई थी तो मैं इसको उठा लाया, मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को उठा लाया, हीमोग्लोबिन बोलेगी। ठीक है, तो मतलब धुएं वाले स्थान पे इसीलिए जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि जो है जो हीमोग्लोबिन है वो पागल है, पगली जो है ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड पकड़ लाती है, पूरी कोशिकाओं में ले जा करके कार्बन मोनोऑक्साइड भर देगी। कार्बन मोनोऑक्साइड का तो काम है नहीं, काम तो ऑक्सीजन का है ना। तो ये हो गया। अगला है टिडाल वायलूम। ये टिडाल वायलूम क्या होता है? हम जब एक सांस लेते हैं तो एक बार में हम जितना सांस लेते हैं उसी को कहते हैं टिडाल वायलूम। जैसे देखिए हम सांस ले रहे हैं, मान लीजिए हम जितना सांस लिए, पूरा भरपूर सांस लिए है ना, तो जो हमने ये सांस लिया एक बार में हम जितना सांस लेते हैं, जितनी हवा हमारे फेफड़े में जाती है उसी को कहते हैं टिडाल वायलूम। लगभग 500 ml, आधा लीटर बॉटल वाला देखा होगा, आधा लीटर वाला बॉटल आपने बिस्लेरी का बॉटल लीजिए, आधा लीटर वाला है। आधा लीटर के बॉटल में जितनी हवा होती है उतनी ही हवा एक बार हम सांस लेने में लेते हैं। जैसे लिए तो मतलब आधा लीटर के बॉटल बराबर लगभग 500 ml हवा हम लोग ले लेते हैं, उसी को कहते हैं टिडाल वायलूम। यानी कि एक बार में हमने जितनी हवा ली वही होता है टिडाल वायलूम। ठीक, अगला है ऑक्सीजन मास्क और वेंटिलेटर। अब देखे होंगे, सुने भी होंगे कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, मान लीजिए थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो उसको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है, होता है। ऑक्सीजन मास्क लगा देंगे तो फेफड़े को थोड़ा आसानी होती है, यही पास में ही ऑक्सीजन है, उसको ले लेगा छोड़ देगा, ले लेगा छोड़ देगा, ले लेगा छोड़ देगा, थोड़ा सा आसानी हो जाती है। जब व्यक्ति बीमार होता है दे दिया जाता है। ठीक, लेकिन वेंटिलेटर क्या, ऑक्सीजन मास्क लगा देंगे, थोड़ा सा कम तबीयत खराब रहेगी तो ठीक हो जाएगा, हल्की फुल्की अगर ख़राब रहेगी। लेकिन जो वेंटिलेटर होता है वो बहुत सीरियस कंडीशन में होता है। जैसे जब किसी व्यक्ति का फेफड़ा काम ना कर रहा हो, अभी जो ऑक्सीजन मास्क लगता है उसमें फेफड़ा काम करता है, वो खींचता है ऑक्सीजन को, लेकिन वातावरण से खींचना है तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत है। यदि उसके पास में ही ऑक्सीजन दे दी जाए, थोड़ा कम मेहनत पड़ेगी उसको, है ना। तो ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है कि थोड़ा कम मेहनत पड़े फेफड़ा को और बेचारा आराम से यहीं से खींच ले, हो गया। लेकिन जो वेंटिलेटर होता है ये उस वक्त होता है जब फेफड़ा जो है वो दोनों काम करना बंद कर दे, यानी कि बहुत कम काम, मतलब काम करना लगभग बंद ही कर दे, ना के बराबर कार्य करे। ठीक, अब बताइए कि ऑक्सीजन को तो खींच नहीं पाएगा, तब वेंटिलेटर जो है नली होती है, पाइप होती है ऑक्सीजन वाली, उसको नाक के ज़रिए फेफड़ों तक डाला जाता है। अब फेफड़ा खींचने की हालत में है नहीं, तो यदि नाक में देंगे तो खींचेगा कौन अंदर, फेफड़ा तो उस हालत में नहीं है, तो नाक के ज़रिए पाइप जो है फेफड़े तक डाल दी जाती है। अब डायरेक्ट उसको फेफड़े तक ही ऑक्सीजन दी जाती है, तब उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं वेंटिलेटर। समझ में आया? ऑक्सीजन मास्क क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं होती, हल्का फुल्का व्यक्ति बीमार होता है उस समय मास्क लगा देते हैं तो वो ऑक्सीजन मास्क होता है। ठीक, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है, बीमार होता है, फेफड़ा बिल्कुल खींचने की भी हालात में नहीं होता, उस समय वेंटिलेटर पे होता है। ठीक, यानी कि पाइप के ज़रिए एकदम बिल्कुल फेफड़े तक ही, नाक के ज़रिए जो पाइप है वो बिल्कुल फेफड़े तक, यानी कि ऑक्सीजन डायरेक्ट फेफड़े तक जाए, फेफड़े को कोई भी काम ना करना पड़े, फेफड़ा भी वैसे भी काम करने की हालात में नहीं होता। ठीक, तो ये हो गया ऑक्सीजन मास्क और वेंटिलेटर। एक है आंतरिक शोषण, एक है बाह्य शोषण। ये क्या है? जैसे ऑक्सीजन जो होती है वो हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, जो हमने बताया श्वासोच्छ्वास होता है ना, यही है बाह्य शोषण। श्वासोच्छ्वास ही है बाह्य शोषण, ये और ये वही क्रिया है। बाह्य शोषण मतलब ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, वही चीज़ है श्वासोच्छ्वास। लेकिन आंतरिक शोषण क्या है? ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, बाह्य शोषण। लेकिन आंतरिक शोषण, ऑक्सीजन तो ले लिया, अब ये ऑक्सीजन जब खून लेकर जाएगा, खून में हीमोग्लोबिन जो मौजूद है वो जब सभी कोशिकाओं में ले जाएगा, सब कोशिकाओं को बांट देगा, सब कोशिकाएं ले लेंगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया उससे ऊर्जा बनाएगी, और ऊर्जा जब बनेगी अंदर शोषण होगा। मतलब ऑक्सीजन से
ऊर्जा बनने की जो प्रक्रिया अंदर हो रही है उसे आंतरिक श्वसन, मतलब श्वसन 2 बार, एक बार तो ऑक्सीजन लेना छोड़ देना, श्वसन हो गया, इसे बाह्य श्वसन कहेंगे। लेकिन जब वो ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाएगी, जब सभी कोशिकाओं तक वो पहुंच जाएगी तो सभी कोशिकाओं के पहुंचने के बाद वहाँ पर होती है माइटोकांड्रिया, वहाँ पर एक बार फिर से उसका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा बनाएगी। जब ऊर्जा बनेगी तो उसे हम लोग कहेंगे आंतरिक श्वसन। ठीक, जब शरीर ऐसे ही ऊपर से हो रहा है, मतलब सांस लिए सांस छोड़ दिए, इसे बाह्य श्वसन। लेकिन जब वो जाकर के कोशिकाओं में ऑक्सीकरण एक बार फिर से हो ऊर्जा बनने के लिए, तब उसे कहेंगे आंतरिक श्वसन। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कोई भी सामान्य व्यक्ति है 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। जैसे हम लोग हैं, कार्य कर रहे हैं, 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस लेंगे। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय हम 16 के बजाय 12 बार ही सांस लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि रात में सोते समय व्यक्ति का शरीर कार्य नहीं कर रहा होता है तो वो थोड़ा लंबी आराम से सांस लेता है। तो दिन में हम लोग यूँ कह सकते हैं कि दिन में जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय हम लोग 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस लेते हैं। लेकिन कोई हम सो जाते हैं तो 1 मिनट में हम लगभग 12 बार ही सांस लेते हैं। ठीक हो, इतना हो गया। जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं, छोटा सा फेफड़ा होता है, कितना जाता ही होगा ऑक्सीजन, तो वो लोग जो है 1 मिनट में 25 से 30 बार सांस लेते हैं। ठीक है, बच्चे याद रखिएगा, बच्चे जो हैं वो लगभग 25 से 30 बार सांस लेते हैं। और हम लोग जो है जब जग रहे होते हैं तो 16 बार सांस लेते हैं, जब सो जाते हैं तो 12 बार सांस, क्योंकि हमारा शरीर जो है रात में उतना अधिक कोई काम करता नहीं है ना। तो हम लोग आराम से लंबी सांस लेते हैं, रात में अक्सर ऐसा होता है। ठीक, तो ये हो गया आज श्वसन तंत्र के बारे में पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है, जब तक श्वसन होगा ऊर्जा हमें मिलती रहेगी, साथ साथ हमारे शरीर में ऊष्मा बनी रहेगी। श्वसन अंग हमारे स्तनधारियों में फेफड़ा, कीटों में श्वास नली। हमने बताया श्वास नली मतलब ट्रैकिया, इसकी इंग्लिश है ट्रैकिया के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। जलीय जीव कोलम यानी गिल्स द्वारा सांस लेते हैं। मेढक जो है वो उभयचर है, वो फेफड़ों द्वारा भी लेता है और गिल्स द्वारा भी लेता है। श्वासोच्छ्वास क्या है? सांस लेना और बाहर छोड़ना ही श्वासोच्छ्वास कहलाता है। निःश्वसन मतलब सांस ऑक्सीजन लेना, निःश्वसन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक, श्वसन मार्ग क्या है? सबसे पहले नासा छिद्र तक जाएगी ऑक्सीजन, नासा छिद्र से नासा कपाट से गिरसनी से स्वरतंत्र से ट्रैकिया, 2 भागों में बढ़ जाए तो ब्रोंकाई 2 से अधिक भागों में बढ़ जाए तो ब्रोंकियोलेस, अंगूर के समान गुच्छे वाली संरचना एल्विलाई से फिर ब्लड आएगा, अपने साथ हीमोग्लोबिन जो है उसको चिपका करके लेके चला जाएगा, पूरी कोशिकाओं में पहुंच जाएगा, सबको ले जा करके बांट देगा, वहां पर माइटोकांड्रिया ऊर्जा बना लेगी। ठीक, तो ये हो गया पूरा मार्ग। ये सब हमने बता दिया कि 1 मिनट में हम जितनी ऑक्सीजन मतलब जितनी हवा लेते हैं उसे हम लोग टिडाल वॉल्यूम कहते हैं। वो लगभग 500 ml होती है, यानी कि आधा लीटर की बॉटल बराबर जितनी हवा होती है वो हम लोग लगभग एक बार सांस लेने में ले लेते हैं। तो वो हो गया टिडाल वॉल्यूम। ऑक्सीजन मास्क, वेंटिलेटर हमने बता दिया कि कब ऑक्सीजन मास्क लगता है, कब वेंटिलेटर। थोड़ा सा नॉर्मल ऐसे हल्का फुल्का तबीयत खराब है तो ऑक्सीजन मास्क दे देंगे, लेकिन ज़्यादा सीरियस कंडीशन में फेफड़ा काम करने की हालत में नहीं है तो वो वेंटिलेटर हो जाता है। ठीक, आंतरिक श्वसन यानी कि जो सांस ले लिया सांस छोड़ दिया, यहीं से ये आंतरिक श्वसन है। जब वो जाकर के कोशिकाओं में एक बार फिर से ऑक्सीकरण होगा, ऊर्जा बनेगी तो उसे हम उल्टा हो गया। जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ देते हैं तो ये हो गया बाह्य श्वसन। लेकिन जब वहाँ से फेफड़ों से और पूरे शरीर में जाएगा, शरीर की कोशिकाओं में जाएगा और वहाँ पर ऊर्जा बनेगी, एक बार फिर से ऑक्सीकरण होगा तो वहाँ पर होगा आंतरिक श्वसन। 1 मिनट में भी कोई भी सामान्य व्यक्ति 16 बार सांस लेता है और जब वो सो रहा होता है तो 12 बार से सांस लेता है और बच्चे जो है वो लगभग 25 से 30 बार सांस लेते हैं। ये हो गया पूरा श्वसन तंत्र। इसमें से आपको जो भी ना समझ में आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, ये हो गया पूरा श्वसन तंत्र। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।